सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो आपके साथ हम 3 टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। एक तो आपके पास VLW के है और एक आपके पास JEE सिविल की। तो JEE सिविल का ये 4th टेस्ट है और VLW का फर्स्ट टेस्ट है। आपको ये टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करने हैं इसके रिलेटेड मैं आपको दोनों टेस्ट सीरीज़ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से इनको अटैम्प्ट कर सकते हो। और इसके अलावा सेपरेटली हमारी जो है सीरीज़ भी चल रही है, टेस्ट सीरीज़ पेड वाली, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उन पे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की जाएगी। और आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं बोल दूँ, पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे VLW के सॉल्यूशंस, बाद में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे JEE के सॉल्यूशन। और हमने JEE के स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप जो है वो क्रिएट कर रखा है, जिसमें हम क्विजेज विल लेटेस्ट अपडेट होगा और नोट्स शेयर करेंगे। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब आपके पास। तो देखो, आई होप आप सभी ने टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट कर दिया होगा। अब जहाँ पे आपको गलती हो रही थी और क्या आपने मिस्टेक की थी, तो आपको वीडियो देखने से पूरी क्लियर हो जाएगी। चलो कंटिन्यू करते हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो हो रहा है आपके पास, ये जो VLW का टेस्ट है ये मेनली आपके पास नंबर सीरीज के रिलेटेड था। ये नंबर सीरीज का टेस्ट था। देखते हैं क्या आपके पास। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, पहले 10 प्राइम नंबर का एवरेज पूछा था आपको। तो सिंपली देखो, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था तो इजी था। इसमें आपको क्या करना था, आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए थे क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिंपली आपके पास दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर इटसेल्फ होगा और एक क्या आता है आपके पास, 1 आ जाता है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं आपके पास, पहले 10। सबसे पहले आपको पता है ओनली इवन प्राइम नंबर, वो क्या है आपके पास 2। इसके बाद आपके पास क्या होंगे, ऑड ही होंगे। तो अब आ जाता है आपके पास 3, आ जाता है 5, 7। अब 9 देखोगे बट 9 आपके पास कंपोजिट आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके फैक्टर्स हैं। देन 11, 13, 17 आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 19, फिर आ जाता है 21। नहीं, 21 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो कंपोजिट है। तो 23 और लास्ट में आ जाएगा 29। 27 भी नहीं आएगा क्योंकि वो क्या है, कंपोजिट है। सो अब इनका सभी का सम कर दीजिए। 2 + 3 कितना था, 5, 10 आ गया, ये 17, 28, 41 के बाद ये आ गया आपके पास 58, 58 और 19 आ गया आपके पास 67, 87, 110। तो ये आ गया 129, सॉरी ये, हाँ 129 आ गया, बिल्कुल 129 आ गया। तो अब 129 को हम डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, आपके पास 10 के साथ, क्योंकि 10 नंबर का वो रखा तो एवरेज 10 से आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12.9। 12.9 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन, ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे लगता है क्वेश्चन भी और ऑप्शन जो है वो वेरी करते हैं, बट आपको क्वेश्चन तो याद होगा कौन सा। नेक्स्ट हो रहा है देयर आर डैश रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो रेशनल नंबर जनरली होता क्या है, जो P/Q की फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। अब देखो 5 और 6 के टर्म्स में कैसे होता है। तो रेशनल नंबर निकालने का आई होप आपको फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, AK + B / K+, और K क्या होगा आपके पास, नेचुरल नंबर होगा, 1 से स्टार्ट कर लो। तो अगर K की वैल्यू आप 1 पुट कर देते हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, A + B / 2, जो जनरली यूज़ करते हैं। बट जनरल फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि अगर आपको सीरीज़ निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ना कि आप इस फॉर्मूले से। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। अब देखो 5 से 6 के बीच हम कितनी K की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट। सिंपली सॉल्यूशन कितने होंगे आपके पास, इनफाइनाइट। तभी आपके पास क्या होगा, इनके बीच कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर। अब देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू बेस्ड ऑन बिलो स्टेटमेंट। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है इनके रिलेटेड। सबसे पहले बोल रहा था ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। तो आपको इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। मतलब जिसमें नेगेटिव नंबर सीरीज देखी होगी आपने, नंबर सीरीज बचपन में पढ़ी होगी नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में सेंटर पोर्शन में आता है आपके पास 0। नंबर सीरीज के लेफ्ट साइड में क्या आ जाता है आपके पास, नेगेटिव इंटीजर, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर। 0 आ जाता है आपके पास न्यूट्रल इंटीजर्स। सो अब यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मान लो मैं आपके पास लिखता हूँ -3/-1। तो सिंपली ये आपके पास P/Q फॉर्म में तो आ रहा है ना आपके पास, बिल्कुल P/Q फॉर्म में आ रहा है और Q आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सभी इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। पर क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स हो जाएंगे, क्या आपके पास सभी
इंटीजर्स रेशनल नंबर हो जाएंगे। देखो जैसे मैं आपके पास लिख लेता हूँ आपके पास, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स में आपने देखा क्या है वैल्यू, -3 -2 -1 है। तो वैसे ही आपके पास रेशनल जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की क्या लिख ली मैंने, लिख ली -3/-2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1.5। तो क्या 1.5 आपके पास इंटीजर है? नहीं, ये आपके पास इंटीजर नहीं है, डेसिमल टर्म है। सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सभी जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर तो आते हैं, बट सभी रेशनल नंबर आपके पास इंटीजर नहीं आते हैं। कुछ कुछ रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर। अब बोल रहा है हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन -8 एंड 8। तो अब आपको निकालने कितने जो है वो होल नंबर है -8 से 8 के बीच, जिसमें आपके पास इंक्लूडिंग भी है। तो सिंपली होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं आप बता दीजिए, 0 से होते हैं। तो क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे भी आई होप कुछ स्टूडेंट ने ये भी लिखे होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। बट ये जो हो गई आपके पास क्या होल नंबर है? नहीं है, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे। सिंपली हम 0 से काउंट करेंगे, क्योंकि 0 से आपके पास होल नंबर स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, सी पार्ट है। तो ये आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, हाउ मेनी रियल नंबर आर देयर बिटवीन 5 एंड 13 इंक्लूडिंग 5 एंड 13। तो अब आपके पास रियल नंबर क्या होता है एक्चुअली में, रियल नंबर आते हैं आपके पास रेशनल और रिलेशन का सम। रियल नंबर होता है आपके पास रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का सम। तो रेशनल नंबर ही किन्हीं दो नंबर के बीच इनफाइनाइट होते हैं, क्या रहेगा सी, इनफाइनाइट आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बिलो स्टेटमेंट। अच्छा, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रेशनल रियल नंबर क्या है, सम ऑफ रेशनल और इरेशनल है। तो एवरी रियल नंबर इज रेशनल नहीं, क्योंकि इसमें इरेशनल भी होंगे ना। क्या आ जाता है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। इसके लिए आप कोई भी अपनी कॉमन एग्जांपल जो होगी वो आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ वी ऐड आर सब्ट्रैक्ट एन इरेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर देन वी कैन गेट, और वो नॉन जीरो होना चाहिए। देखो एक मैं मान लेता हूँ इरेशनल नंबर √5 है, -3 को ही कर लो सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास क्या सोल्यूशन आएगा, आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास डेसिमल में आ जाएगा ना, तो डेसिमल वाले आपके पास कौन से आ जाएंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले हो जाएंगे, रिकरिंग वाले। सिंपली क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, इरेशनल नंबर्स आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो ये आपके पास इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ x एंड y आर नेगेटिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। आपको ऑलवेज ट्रू बताना है। यहाँ पे देखो दो कंडीशंस बनेंगी आपके पास। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन डिस्कस चेंज कर देते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई क्या है नेगेटिव, तो मैं एक्स को एज्यूम कर लेता हूँ -2, और बड़ी बड़ी वैल्यू एज्यूम करते हैं। एक्स को एज्यूम कर लेता हूँ मैं -4, और वाई को एज्यूम कर लेता हूँ मैं -6। दोनों नेगेटिव है, तो कौन सी स्टेटमेंट में से हमेशा ट्रू होगी, एक्स प्लस वाई पॉजिटिव आना चाहिए। तो -4 फर्स्ट देखते हैं, -4 माइनस प्लस -6, प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आता है। तो -4 -6 कितना आ जाएगा आपके पास, -10। क्लियर है इतना। तो पहला क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई इज पॉजिटिव, तो मतलब ये तो आपके पास गलत हो गया। अब x इंटू वाई इज पॉजिटिव हो जाएगा, तो -4 इंटू -6 कितना आता है आपके पास, -1 प्लस 24। तो ये आपके पास प्लस आ रही है हमेशा, बिल्कुल ये प्लस आएगी। अब यहाँ पे देखो पहले दो तो सब ने स्टूडेंट ने ठीक कर दिया था, बट लास्ट वाले में मिस्टेक हुई है, बहुत से स्टूडेंट से मैं चेक कर रहा था। तो x माइनस वाई इज पॉजिटिव, तो x की जगह क्या लिख लूंगा मैं, -4 लिख लूंगा, -6। तो ये क्या आ गया, -4 प्लस 6 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ गया। तो इसलिए स्टूडेंट ने सॉल्यूशन का सॉल्व क्या कर दिया, आंसर डाल दिया 1 एंड 3 ओनली। पर नहीं, ये आपके पास कौन सी कंडीशन में वैलिड है, जब आपके पास y जो है वो ग्रेटर देन x है। अगर x ग्रेटर देन y हो जाएगा, अगर x ग्रेटर देन y आ जाए, जैसे मान लो x को अब मैं मान लेता हूँ -6 और y को मान लेता हूँ -4, तो ये स्टेटमेंट आप चेक करोगे, -6 माइनस और माइनस हो गया +4, ये कितना आ गया आपके पास, -2।
क्या अब ये पॉजिटिव आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए आपके पास ये स्टेटमेंट क्या होती करेक्ट, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जनरल डायरेक्टली मेंशन था कि आपके पास हमेशा वो वैल्यू जो है वो ठीक होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा था? ओनली सेकंड। सो ओनली सेकंड आपके पास क्या था इसका करेक्ट सॉल्यूशन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, आपको चेक करनी है कि इसके साथ डिविजिबल होती है। देखो इसमें जनरली आपको क्या करना होता है, जो नंबर आ रहा है वो कॉमन ले लो। एक कोई नंबर इनमें से कॉमन आ रहा है 3 to the power 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये मतलब 3 to the power 0 लिख सकते हो आप, कोई पावर बची नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना आता है आपके पास? 1 के इक्वल्स टू आता है, तो इसको लिख 3 5 1, तो 3 रेज टू पावर 1 आता है 3 स्क्वायर हो गया 9 क्यूब हो गया 27 आ गया। तो अब इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ। ये क्या है, कितना आ गया आपके पास 10 30 आ गया वैल्यू 40। तो अब दिख रहा है ऐसा कोई नंबर जो आपको 40 के साथ डिवाइड हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो क्यों ना इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, 3 to the power 24 इंटू 3 इंटू 40, क्योंकि मुझे पता है जब बेस सेम होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर क्या हो जाती है आपके पास? ऐड हो जाएगी। तो बाद में डायरेक्टली कितना बन जाएगा? 3 raised to power 25 बन जाएगा। तो अब आ रहा है आपके पास 3 इंटू 40 कितना बन जाएगा आपके पास? 120 इंटू 3 to the power raised to power 24। अब जिससे आपके पास 120 डिवाइड होगा उससे ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? जनरली डिवाइड हो जाएगी। अब 11 से 120 नहीं होता, 16 से नहीं होता, 25 से नहीं होता, तो किससे होता है? आपके पास 30 के साथ हो जाता है। आप कर सकते हो। देखो आप बोलोगे 30 के साथ कैसे होगा, तो 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 12 तो आ जाएगा आपके पास 4 के साथ, तो बाकी नंबर भी तो आपके पास क्या हो जाएगा? सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है इसका सॉल्यूशन? 30। तो 30 आ रहा है आपके पास इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन जो था ये भी बहुत बच्चों के स्टूडेंट्स ने क्या कर रखा है, गलत कर रखा है। देखो इसको लॉजिक क्या था। अब आपको पूछा था व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर। सो आपके पास नंबर दे रखा था, तो आपके पास नंबर दे रखा था 1024 रेज टू पावर 4 इंटू 125 रेज टू पावर 11। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली मैं इसको 2 और 5 की फॉर्म में चेंज करता हूँ, क्योंकि नंबर दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट हो जाते हैं। कैसे करते हैं? अगर 2 की पावर a है और 5 की पावर b है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? जो मिनिमम वैल्यू होती है a या b की। तो उसी तरह से मैं कर लेता हूँ। अब मुझे पता है 1024 2 to the power 10 होता है, और हो रेज पावर कितना आएगी? 4, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार सेशन में ले रखे हुए उनमें मैंने बता रखा है कि 2 की जो 10 तक पावर है वो आपको याद होनी चाहिए। और 125 है यहाँ, तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का होल क्यूब और रेज पावर 11। अब ये पावर क्या हो सकती है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये पावर आ जाएगी 2 रेज टू पावर 40 इंटू 5 रेज टू पावर 33। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे एक आइडिया आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा था, 2 रेज टू पावर a इंटू 5 रेज टू पावर b, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जो मिनिमम वैल्यू होगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास? 33। तो 2 रेज टू पावर 33 इंटू 5 रेज टू पावर 33 इंटू 2 रेज टू पावर 7 लिख सकता हूँ मैं। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन साइड में पावर ऐड हो जाएगी। तो अब आपके पास 33 तो क्या आ रहे हैं आपके पास? जीरोज आ रहे हैं, तो इतनी वैल्यूज की जगह कितने आ जाएंगे आपके पास? डिजिट 33 तो जीरो आ रहे हैं। अब 2 to the power 7, तो 2 to the power कितनी आ जाती है? सिंपली 128, और 128 और आगे आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 33 और 5 की पावर 33। तो 1 2 3 तीन डिजिट्स ये आगे, और 33 क्या आ रहे हैं आपके पास? जीरोज आ रहे हैं। तो 33 प्लस 3 कितना आ गया आपके पास? 36। तो 36 इस क्वेश्चन का क्या आ जाता? करेक्ट सॉल्यूशन आ जाता। तो ये क्वेश्चन था नंबर ऑफ जीरोज के रिलेटेड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो थे कैसे करने थे आपको समझ आ गए होंगे। मैं आपको फिर से बता दूँ, VLW का हमारे एप्लीकेशन के क्लासेस पे कोर्स है जिसमें मैंने ये नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर इस वीडियो में अबाउट 20 to 25 जो है वो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि उनको एक सेपरेट से कोर्स चाहिए, पेड कोर्स इसके रिलेटेड, मैथ्स के रिलेटेड, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी और ये सभी टॉपिक जो होंगे किसी भी एग्जाम के लिए मैथ रह जाएगा, तो आप उसके रिलेटेड भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और हमारी VLW की टेस्ट सीरीज और JEE की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो VLW वाले यहीं तक वीडियो देखो, अब मैं टाइम ही नहीं देख लेता हूँ, इसके बाद JEE के स्टूडेंट्स की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 14.50 आ गया आपके पास सिंपली। तो अब आज आपके पास स्टार्ट हो जाएगी वीडियो JEE सिविल वालों के लिए।
तो जेई सिविल के स्टूडेंट का आपके पास क्या था, 4 टेस्ट था। तो आई होप आप सभी ने अटैम्प्ट कर रखा होगा और फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देखने आओगे, या कुछ स्टूडेंट ऐसे तो नहीं कर रहे होंगे कि वीडियो देख के फिर अटैम्प्ट कर रहे होंगे। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आपके पास। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है आपके पास? देखो सिविल स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारी एप्लीकेशन एक क्लासेस पे सिविल की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए सेपरेट हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो इरिगेशन हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। तो देखते हैं अभी, मिक्स्ड इरिगेशन इज इकोनॉमिकल व्हेन इरिगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। Fertilizer used in soil will help water quality of underground reservoir और ओवर इरिगेशन में रिड्यूस क्रॉप yield। सिंपली देखो, सबसे पहले आपके पास इरिगेशन होता है कि आपके पास आर्टिफिशियल वे में आप पानी प्रोवाइड कर रहे हो। अब पानी अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे मिक्स क्रॉपिंग तो आपके पास एलिमिनेट हो जाएगी, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि पहले जब इरिगेशन फैसिलिटीज जो थी वो डेवलप नहीं थी, तो फार्मर क्या करता था, अपनी लैंड के एरियाज को नंबर ऑफ कुछ जो थी वो जोन्स में क्लासीफाई कर देता था। मतलब ये 1 मान लो, ये 2nd मान लो, ये 3rd मान लो, ये 4th। तो 1 में वो अलग क्रॉपिंग करता था, 2nd में अलग, 3rd में अलग और 4th में अलग। तो वो क्या सोचता था कि अगर एक ना बनी, क्योंकि मतलब आपके पास क्या होता था, इरिगेशन तो थी नहीं हमारे पास, तो हमें रेनफॉल पे ही डिपेंड होना चाहिए था। तो कुछ क्रॉप्स होती हैं आपके पास जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और कुछ में क्या होती है, कम होती है, या मिनिमम होती है, या जितनी उनकी कैपेसिटी होती है। तो अगर किसी न किसी एक क्रॉप को क्या मिल जाती थी, उतनी तो अपनी जितनी उनकी लिमिट होती थी उतना अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता था, तो एक तो बन जाती थी। इसलिए जो फार्मर था वो क्या करता था, आपके पास क्रॉपिंग। अब मिक्स क्रॉपिंग जो है वो इकोनॉमिकल है व्हेन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। नहीं, क्यों? इससे तो आपके पास कम ही यील्ड आ रहा है ना आपके पास, तो ये क्या हो जाता है, गलत। अब जो फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, तो ये बोल रहा है हेल्प कर रहा है, तो मतलब गलत ही हो रहा है। और बोला ओवर इरिगेशन में रिड्यूस क्रॉप यील्ड। हाँ, अगर आप ज़्यादा इरिगेशन कर लोगे उससे वाटर लॉगिंग हो जाएगा, और वाटर लॉगिंग से क्या जाता है, आपके पास क्रॉप यील्ड कम हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और डी इसका क्या जाता, करेक्ट सॉल्यूशंस आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एन एस्टिमेट कंटेनिंग द कंप्लीट शेड्यूल ऑफ ऑल पॉसिबल आइटम दैट आर लाइकली टू ऑकर इज कॉल्ड। तो जिसमें पूरी डिटेल हो उसको क्या बोलते हैं, सिंपली हम डिटेल्ड एस्टिमेट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप के एस्टिमेट होते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को हम प्रिलिमिनरी एस्टिमेट भी बोलते हैं। हम अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्यों बनाते हैं, ताकि हमको क्या मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाए, जो किसी भी प्रोजेक्ट या जो भी आपको काम करना है उसकी सैंक्शन के लिए क्या करते हो आप, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। अब क्वांटिटी एस्टिमेट क्या बनाओगे, जिसमें आप नंबर ऑफ आइटम जो रिक्वायर्ड होंगे आपको वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, आप उनको मेंशन कर लोगे। जनरली आप क्लाइंट वगैरह को प्रोवाइड कर देते हो। इसको बताते हैं रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट आप 2 केसेस में जो है वो बनाते हो। सबसे पहले जब आपके पास कॉस्ट ऑफ वर्क एक्सीड्स हो जाए आपके पास कितने से, 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, या आपके पास कॉस्ट ऑफ वर्क एक्सीड 10% ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल से। तो उस केस में आप क्या बनाते हो, तो उस केस में आप बनाते हो अपना रिवाइज एस्टिमेट। अब लास्ट तो आ जाता है डिटेल एस्टिमेट। तो डिटेल एस्टिमेट तो इसका सोल्यूशन था, बट डिटेल एस्टिमेट के रिलेटेड भी मैं आपको कुछ पॉइंट जो है वो बता देता हूँ। पहला पॉइंट है डिटेल एस्टिमेट के रिलेटेड कि जो आपके पास इसमें 2 शीट्स आप इसमें यूज़ करते हो। एक तो आप मेजरमेंट शीट यूज़ करते हो, एक तो आप इसमें मेजरमेंट शीट, और सेकंड आ जाता है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो जो आप मेजरमेंट शीट है ये किसके लिए यूज़ करते हो, क्वांटिटी ऑफ आइटम रिपोर्टेड करनी हो तो आपको किस में करते हो, सिंपली अगर क्वांटिटीज़ आपको रिपोर्ट करनी है वो किस में करोगे, मेजरमेंट शीट में कर दोगे, और एब्स्ट्रैक्ट शीट में उनकी कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट ऑफ आइटम रिपोर्टेड वालों की कॉस्ट इसमें हो जाएगी, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट शीट में आ जाती है। ये भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको मैंने जो बेसिक चीज़ें थी वो बता दी। तो आपको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट किस लिए बनाना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, और इसको हम प्रिलिमिनरी एस्टिमेट भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड।
लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड बिल्डिंग की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए लगता है। तो सिंपली देखो, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में सबसे पहले हमारे पास क्या दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक लॉन्ग वॉल होता है, एक शॉर्ट वॉल होता है। तो दोनों केस में हम आउट टू आउट डिस्टेंस मेजर करते हैं, लॉन्ग वॉल में भी और शॉर्ट वॉल में भी। ठीक है, आउट टू आउट लिख लिया मैंने या सेंटर टू सेंटर भी बोल सकते हो आप इनको, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, लॉन्ग वॉल आउट टू आउट, लॉन्ग वॉल में हम आउट टू आउट करते हैं और सॉरी इन वॉल में हम इन टू इन करते हैं। ये आपके पास ये लिख रखा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है हाफ प्रोजेक्शन। हाफ प्रोजेक्शन आपको हर आइटम की निकालनी होती है। इसका फॉर्मूला होता है ब्रेड्थ हाफ आइटम, जिस आइटम का आप निकालोगे माइनस विड्थ हाफ। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको ये मैं एक स्ट्रक्चर दे दिया, ये आपके पास आ जाती है कौन सी, प्लिंथ लेवल आ जाती है आपके पास। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये फाउंडेशन जो है ना रखी हुई। इस तरह से आपके पास है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे हाफ प्रोजेक्शन निकालनी है, मैंने आपके पास क्या बना रखी है, कंक्रीट बेस बना रखा है, ये फर्स्ट फुटिंग आ गई और ये आ गया आपके पास सिंपली लेंथ एरिया। तो इसके हाफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे किसकी निकालनी है, कंक्रीट बेस की, तो इसकी मैं विड्थ मान लेता हूँ 0.7 मीटर और थिकनेस ऑफ वॉल अबो प्लेन लेवल कितनी मान लेता हूँ मैं, 0.3 मीटर। तो हाफ प्रोजेक्शन आप कैसे निकालोगे, 0.7 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 2 करके कितना आ गया, 0.4, तो मतलब 0.2 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको हाफ प्रोजेक्शन निकालनी है। तो तभी तो मैंने आपके पास ये प्लेन लेवल से अब वो आप क्या करते हो, मेजर करते हो हाफ प्रोजेक्शन। अब जब लॉन्ग वॉल आता है आपके पास, तो लॉन्ग वॉल के केस में आपके पास फॉर्मूला बन जाता था आउट टू आउट डिस्टेंस प्लस 2 टाइम हाफ प्रोजेक्शन, और शॉर्ट वॉल के केस में बन जाता है आउट टू आउट डिस्टेंस माइनस 2 टाइम हाफ प्रोजेक्शन। अब दो बार हाफ प्रोजेक्शन, उसको सिंपली एक बार की ब्रेड्थ के बारे में इक्वल्स टू आप बता दोगे, सिंपली क्या आ जाएगा आपके पास, मतलब जो थिकनेस है उसके बराबर बता दोगे ना आप, क्योंकि जैसे आपके पास ये कितनी आ रही है, 0.2 आ रही है आपके पास किसकी, कंक्रीट बेस की। ठीक है, अब इसकी मैं हाइट मान लेता हूँ आपके पास 0.4 मीटर। तो आप इसलिए सिंपली आप बोल सकते हो कि हाफ आएगी हमेशा आइटम ये, जैसे 0.2/2 माइनस 0.2/2 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास इनको आप डायरेक्टली ऐसे तो लिख सकते हो 0.2/2। ठीक है, तो सिंपली आपके पास ये जो टर्म आ जाएगी, इससे कॉरस्पॉन्डिंग आप डायरेक्टली एक बार में लिख सकते हो। तो इसलिए आपके पास शॉर्ट वॉल का फॉर्मूला क्या आ जाता है, सेंटर टू सेंटर माइनस 1 ब्रेड्थ आ जाता है आपके पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पूरा ये बता दिया, आपके पास हाफ प्रोजेक्शन को क्या करते हैं हम 2 टाइम माइनस करते हैं, तो वो किसके इक्वल्स टू आ जाती है आपके पास, 1 ब्रेड्थ के इक्वल्स टू आ जाती है। इसका मैं अगर क्वेश्चन होता तो मैं आपको क्वेश्चन में इस चीज़ को ज़्यादा ईजिली समझा किया जाता है आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, फ्लो इन विच द डेप्थ चेंजेस इन द फ्लो डायरेक्टली फ्लो एनफ दैट द पीजोमेट्रिक हेड कैन एज्यूम कांस्टेंट एवरी सेक्शन। तो देखो मैंने आपको पढ़ा रखा था, जैसे मेरा इसी चैनल में आप देख लीजिएगा, जेई सिविल की प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें ओपन चैनल फ्लो में देख लीजिएगा। ओपन चैनल फ्लो में मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ाए थे, उसमें एक आता है आपके पास ग्रेजुअली वेरी फ्लो और एक आता है रैपिडली वेरी फ्लो, जिसमें डेप्थ जो होती है वो स्लोली चेंज होती है, उसको हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली वेरी फ्लो। अगर डेप्थ आपके पास बहुत इंस्टेंटली चेंज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं आरवीएफ, और आरवीएफ में भी आपके पास आता है कौन सा, आरवीएफ में भी आता है आपके पास हाइड्रोलिक जंप। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। द स्ट्रक्चरल मेंबर कैरिंग कंप्रेशन लोड इन अ टेंस ट्रस इज, सिंपली कंप्रेशन मेंबर होता क्या आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, आप सिंपली उसको क्या बोलते हो, कॉलम बोलते हो। अब ट्रस आपके पास किस तरह से होता है, मैं ट्रस को आपको बनाने की ट्राई करता हूँ। तो इस टाइप के आपके पास जो होते हैं ट्रस होते हैं, और ट्रस की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। तो ये कौन सा ट्रस मैंने बनाया, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसमें जो भी ये मेंबर जो लोड को बेयर करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रट बोलते हैं। स्ट्रट आपके पास सिंपली इंक्लाइन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, पर जो कॉलम है आपके पास ये हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, मतलब क्या होता है आपके पास, वर्टिकल होता है, सॉरी। और जो आपके पास स्ट्रट है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी होगा और इंक्लाइन भी होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या जाता है आपके पास, स्ट्रट आ जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो रहा है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर अंडर अ प्रेशर हेड ऑफ 20 मीटर विच इज 5 मीटर अबव द डेटम लाइन, फाइंड द हाइट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो सिंपली आपको एक इक्वेशन पता होगी, इक्वेशन होती है आपके पास पोटेंशियल हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड। ये किसके बराबर आता है आपके पास, जेड के बराबर, या सिंपली आप इसको बोल सकते हो, ये आपकी होती है क्या, बर्नौलीज इक्वेशन। अब ये जो पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड है, इसका सम को क्या बोलते हैं हम, पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। और पीजोमेट्रिक हेड ही आपके पास क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब जैसे पीजोमेट्रिक हेड में आप काइनेटिक एनर्जी हेड जोड़ दोगे तो आपके पास आता है टोटल एनर्जी लाइन, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पोटेंशियल हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी हेड इक्वल्स टू टोटल एनर्जी लाइन। और पोटेंशियल हेड प्लस प्रेशर हेड कितना आता है आपके पास, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब प्रेशर हेड कितना वो रखा है आपके पास 20, और वो रखा है आपके पास 20 विच इज 5 अबो डेटम लाइन। डेटम लाइन से अबो ये जो डिस्टेंस आता है इसको तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल हेड बोलते हैं। तो मतलब कितना आ गया 5, तो 20 प्लस 5 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दे रखी है वैल्यू 25 मीटर। 25 मीटर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो ये आपके पास करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए सर्वेइंग ए पॉइंट इज इस्टेब्लिश्ड यूजिंग। सर्वे में अगर आपको सर्वे के दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी से आपके पास ये क्वेश्चन है। पहला प्रिंसिपल होता है कि हम हमेशा होल टू पार्ट वर्क करते हैं। क्या करते हैं हम, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब होल टू पार्ट में क्या होता है आपके पास, कोई भी टाइप की सर्वे हो आपके पास, चाहे प्लेन सर्वे हो या जियोडेटिक सर्वे हो, हम हमेशा वर्क टू पार्ट ही वर्किंग परफॉर्म करते हैं। इससे क्या होता है कि हम पहले कंट्रोल पॉइंट को इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब कंट्रोल पॉइंट का इस्टेब्लिश होकर उसमें क्या होता है आपके पास हाई एक्यूरेसी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, होल टू पार्ट वर्क करते हैं। और कभी भी हमें पॉइंट लोकेट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी 2 पॉइंट जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे पास नाउन होने चाहिए। तो आप सिंपली बोल सकते हो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑलरेडी फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लो आपके पास, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ मुझे ए सी और बी सी जो है ये पॉइंट नाउन है, तो मैं क्या ए बी को बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। यही है आपके पास क्या, पॉइंट को इस्टेब्लिश करने का तरीका। इसके अलावा भी आप पॉइंट को इस्टेब्लिश कर सकते हो, इस तरह से इस्टेब्लिश कर लोगे, एंगल के फॉर्म में कर लोगे, बट जो आपको क्वेश्चन पूछ रखा था तो उसका सोल्यूशन। अब सेंटर लाइन मेथड जो होता है ये आपके पास किसके लिए करते हैं, बिल्डिंग का एस्टीमेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास लॉन्ग वॉल शॉर्ट वाले मेथड था, उसमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल यूज़ करते हो, इसमें हम सेंटर लाइन यूज़ कर लेंगे। जैसे आपको मैं एक प्लान बना देता हूँ, उसमें सेंटर लाइन आपको मैं शो कर देता हूँ। तो ये आपके पास एक कोई बिल्डिंग का प्लान है, ये मान लेते हैं हम टोटल है 8 मीटर, 10 मीटर मान लेते हैं हम, ये मान लिया हमने है 9 मीटर मान लो। अब जो होगा आपके पास, ये रूम 1 मान लो और ये मान लो रूम, और ये जो थिकनेस होगी वॉल की ये मान लो 0.4 मीटर, ठीक है। और ये वाली भी कितनी हो जाएगी फिर 0.4 मीटर, और ये वाली भी हो जाएगी 0.4 मीटर। तो इनको आप सेपरेट कर सकते हो, तो कितना आ गया 9.2 लिख लेते हैं इसको हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/4 का आ जाएगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे हम सेंटर लाइन में क्या क्या चूज करेंगे, इस पॉइंट से ले लेंगे आपके पास, मतलब आ जाएगा 0.2 प्लस ये आ जाएगा 4, ये भी आ जाएगा 4, लिख लोगे आप 4, ये कितना आएगा 0.4, यहाँ पे भी कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा 0.2। तो ये हो जाएगा आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसी तरह से आप वर्टिकल डिस्टेंस को क्या करोगे, मेजर करोगे। तो ये आता है आपके पास सेंटर लाइन मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास। अब बोला आपके पास ए रेक्टेंगुलर कॉलम 300 इंटू 300 mm साइज एंड 5 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ कितना दे रखा है आपके पास 5 मीटर, इज रिस्टेंड इन पोजीशन एंड डायरेक्शन बोथ एट तो जब भी ये कंडीशन आता है आपको इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू पूछी हो है इसमें, तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी आती है सिंपली इसकी 0.65 L। अब L कितना है आपके पास 5, तो 0.65 इंटू 5 कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। तो देखो अगर ये 60 होता तो 60 इंटू 5 कितना था 3, पर 5 ज़्यादा है तो कितना आएगा 25, तो 3.25 आ जाता है आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन।
अब बोल रहा है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट अटैच टू अ टोटल स्टेशन इज टू मेजर। तो किसके लिए आपके पास ये यूज़ किया जाता है आपके पास? तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट यूज़ करता है, इसे हम क्या मेजर करते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जो एंगल है ये आपके क्या कर सकते हो? मेजरमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे जो कंट्रोल पॉइंट फॉर्म करती है ट्रायंगल, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्वेइंग होती है। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आ जाती है आपके पास चेन सर्वे। चेन सर्वे में क्या होता है? आप सिंपल कोई एंगुलर मेजरमेंट तो कर नहीं सकते। क्या करते सकते हो? आप सिर्फ लीनियर मेजरमेंट कर सकोगे। अब एंगल मेजर करना है तो आप क्या यूज करते हो? कंपास सर्वेइंग यूज कर देते हो। तो कंपास सर्वेइंग से क्या कर लोगे? आप एंगल मेजर कर लोगे, और चेन से क्या कर लोगे? लीनियर मेजरमेंट कर लोगे। उसके बाद लेवलिंग आती है। लेवलिंग सर्वे में क्या करते हो आप? रिलेटिव पोजीशन जो है वो, एलिवेशन आप जो है वो डिटरमाइन कर देते हो अपने पास। उसके बाद आ जाती है आपके पास प्लान टेबल सर्वे। तो प्लान टेबल सर्वे में आप कंपास और चेन का यूज करके क्या निकालते हो? एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट। इसके बाद आ जाता है आपके पास थियोडोलाइट। जो थियोडोलाइट होता है आपके पास, ये सर्वेइंग जो है ये स्पेशल टाइप की सर्वे कैरी आउट करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों को क्या करता है? ये मेजर करता है। अब इसके बाद इसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके पास ट्रांसफर सर्वे होता है, और एक आता है इसमें ट्रायंगुलेशन सर्वे आता है। किसमें? थियोडोलाइट सर्वे में। इसके बाद थियोडोलाइट सर्वे का भी एक स्पेशल टाइप है जिसको हम टेक्नोमेट्रिक सर्वे बोलते हैं। टेक्नोमेट्रिक सर्वे में आप हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्या कर सकते हो? सब ये चीज़ें मेजर कर सकते हो। इसके बाद एक टाइप की आती है फोटोमेट्रिक सर्वे। फोटोमेट्रिक सर्वे कहाँ पे होती है? जहाँ पे जनरली हम फिजिकली विजिट नहीं कर पा सकते। जैसे कोई दलदल आ जाएगा आपके पास, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हो जाएंगे, तो उन पॉइंट्स की हम सर्वे करनी हो तो फोटोमेट्रिक सर्वे कैरिड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे, और जो भी कोई इशू होगा आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मैं आपको फिर से बता दूं, हमारी VLW का कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों चल रही है, और जेई सिविल के रिलेटेड भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि VLW या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैथ का एक सेपरेट बैच स्टार्ट किया जाए पेड वाला, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी डेली, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो ये भी हम वर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।